आप मुझे बताइए वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से हमारे नौजवान को कुर्बान किया गया, वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारी जमीन जा रही है। उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप इख्तिदार में थे, आपके पास इख्तिदार था, आप हुकूमत में थे, आपके पास सब कुछ था, तो छीना क्यों गया? जब आप तब नहीं बचा सकते तो आप आज कैसे आप दावा करते हैं मुझे वोट दो मैं आगे बचाऊंगा? जब आप थे इख्तिदार में तब आप कुछ नहीं बचा पाए। आपको पिछले 5 साल से मोदी और अमित शाह रोज बोलता है कल परसों इलेक्शन कराया उसने। पिछले 5 साल से आपको नचा रहा है, फुटबॉल की तरह आप सबको खेल रहा है। यहां पे अपने आपको बड़ा लीडर समझते हैं ना। मैं इनको कहता हूं अगर आप वाकई अपने लीडर मानते हो ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कराइए 2 महीने में इलेक्शन, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। वो सुनता ही नहीं आपको, इस पे ठेके पे भी नहीं रखता है। आपको लग रहा है सुना नहीं जा रहा है इनको दिल्ली में? कोई नहीं मानता है क्योंकि वो इनको जानते हैं कि ये दलाल है और डाकू हैं, इन्होंने ही जम्मू कश्मीर को असल में इनको पता है, आपको लग रहा है कि दिल्ली को पता है कि ये सारे डाकू हैं और इसीलिए तो इनको नचा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जंतर मंतर पे जाके बैठती है, सजाद गनी लोन साहब, अल्ताफ बुखारी साहब जंतर मंतर पे 1 महीने बैठते हैं। आर्टिकल तो दूर की बात है, जो आप मांगते हैं वो भी मिलेगा। तो क्यों नहीं बैठते? इनको पता है हम चोर हैं, हमें रात को जेल में डाला जाएगा, ये डरते हैं ना, क्योंकि चोर हमेशा डरता है। चोर को जब चोरी करने जाता है ना उसको तब भी डर रहता है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इतनी होशियारी बरतता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका खुशामदीद है। बात सियासत की हो रही है जम्मू कश्मीर में। कहते हैं ना कि क्यों फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर। लेकिन जम्मू कश्मीर में हर घर जमात, हर घर लीडर, हर घर जो है सियासी बंटवारा, जिस तरह से शुमाल जनूब में और ख़ासकर मरकज़ी कश्मीर के साथ साथ हर जगह पे कश्मीर के गोशे गोशे में जमातें बन रही है। एक तरफ से गुलाम नबी आज़ाद का नारा, मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग बनने की फ़िराक में, और सजाद लोन, इसी तरह से अल्ताफ़ बुखारी अपनी पार्टी, मुफ्ती सईद की अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नारे हैं, लेकिन एक आम इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सियासत के हवाले से आदिल नज़ीर साहब। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आदिल साहब, सबसे पहले चूँकि आप लोगों का मुझे समझ नहीं आ रहा है, कभी आप कहते हैं कि हम भी एक ग्रुप बनाएंगे नौजवानों का जो आम लोगों की बात करेगा, जो ग्रुप जो सियासत के साथ साथ समाजी अक़दार के हवाले से बात करेगा, लेकिन आप फेल क्यों हो रहे हैं? आखिरकार वजह क्या है? आपने खुद इलेक्शन लड़ा, आपने हारा, या आपके लोग आप मायूस और उदास लग रहे हैं मुझे। नहीं शाहिद भाई, ना तो हम मायूस हैं, ना हम फेल हुए, ना हम किसी फेल होने की फिराक में हैं, या जिस तरह से यहाँ पे रोज़मर्रा होता है कि हर एक दिन पार्टी बनाई जा रही है, दूसरे दिन वो फेल होती है, फिर तीसरे दिन होम मिनिस्टर के ऑफिस से आर्डर निकलता है कि चौथी पार्टी खड़ा की जाए। हम उस तरह का काम कोई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको ये मालूम होना चाहिए, ये जितने भी लोग इस वक्त घूम रहे हैं, जो लोगों को बोल रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कोई कहता है कि मैं आपकी शिनाख्त बचाऊंगा, कोई कहता है मैं 370 को वापस लेके आऊंगा, कोई कहता है मैं आज़ादी लाऊंगा, लेकिन मैं इन सब से सवाल पूछना चाहता हूं, जो हमारे पास था वो हमसे क्यों छीना गया? जो हमारे पास था वो क्यों छीना गया? तो मैं तो आपको लीडर नहीं मान सकता। मैं तो आपको तो शर्म आनी चाहिए घर से बाहर निकलने से। आपकी वजह से जो हमारी इज्जत थी, जो हमारी आन बान और शान थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के रोजगार पे थोड़ी सी प्रोटेक्शन थी, जिसकी वजह से हमारी इस सरजमीन पे, जिस सरजमीन पे लाखों नौजवानों ने जिस सरजमीन के लिए कुर्बानी दी है, उस जमीन पे थोड़ी सी प्रोटेक्शन आपकी वजह से वो भी चली गई। तो आप अपने आप को लीडर समझते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम कश्मीरियों के खैर का है, हम कश्मीर के नौजवान को बचाएंगे, कश्मीर की सरजमीन को बचाएंगे। आप मुझे बताइए वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से हमारे नौजवान को कुर्बान किया गया? वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारी जमीन जा रही है? वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारे बच्चों के रोजगार जा रहा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उनसे छीना जा रहा है? उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? इसका जवाब आप दीजिए मुझे। नहीं, सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन लोग हैं? मैं वही तो कह रहा हूं ना, जो ये लोग नाच रहे हैं ना, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हमारी महबूबा जी हो, चाहे वो सजाद गनी लोन साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे वो अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब हो, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब घूम रहे हैं, वादे बड़े बड़े कर रहे हैं और बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं। मैं लेकिन उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप इख्तिदार में थे, आपके पास इख्तिदार था, आप हुकूमत में थे, आपके पास सब कुछ था, तो छीना क्यों गया? जब आप तब नहीं बचा सकते तो आप आज कैसे आप दावा करते हैं
मुझे वोट दो, मैं आगे बचाऊंगा। जब आप थे इक़्तिदार में तब आप कुछ नहीं बचा पाए, जब आपके पास लाठी थी तब आप कुछ नहीं कर पाए। अब जब लाठी आपके पास है ही नहीं तो आप क्या करेंगे? आप क्या उखाड़ सकते हैं? क्या करेंगे? आपको तो मोदी और अमित शाह ऐसे नचा रहा है जैसे फुटबॉल खेल रहा है आप लोगों के साथ। आपको पिछले 5 साल से मोदी और अमित शाह रोज बोलता है कल परसों इलेक्शन कराया उसने। पिछले 5 साल से आपको नचा रहा है, फुटबॉल की तरह आपको सबको खेल रहा है। यहां पे अपने आपको बड़ा लीडर समझते हैं ना। मैं इनको कहता हूं अगर आप वाकई अपने लीडर मानते हो ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कराइए 2 महीने में इलेक्शन, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। वो सुनता ही नहीं आपको, इस पे ठेंगे पे भी नहीं रखता है। आपको लग रहा है सुना नहीं जा रहा है इनको दिल्ली में? कोई नहीं मानता है क्योंकि वो इनको जानते हैं कि ये दलाल है और डाकू हैं। इन्होंने ही जम्मू कश्मीर को असल में उनको लूटा पता है, आपको लग रहा है कि दिल्ली को पता है कि ये सारे डाकू हैं? और इसीलिए तो इनको नचा रहे हैं ना। आप देखो ना, हुक्मनामा जारी होता है एक, जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर जिनने इलेक्शन लड़े हैं, जो मिनिस्टर रह चुके हैं, रात को उसको हुक्म निकलता है तुम पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जाओ। अगले दिन उसके लिए हुक्म बदल जाता है कि नहीं, वहां से निकल के अपनी पार्टी में जाना। फिर हुक्म निकलता है आप आज़ाद साहब की DAP पे क्या पता नहीं क्या है तो उसमें जाइए। ठीक है, इस तरह की सियासत यहाँ चल रही है। मुझे ये बताइए, कल सजाद गनी लोन साहब ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि ये पीछे से बीजेपी के साथ मिले हैं, लेकिन मैं आपको आज कह रहा हूं दावे के साथ, उसका छोड़िए सजाद गनी लोन साहब, मैं आपको लिख के देता हूं। उस दिन मैं उन सब जो भी है ना, ये बच्चे बातें कर रहे हैं ना सड़कों पे फिरते नेशनल कॉन्फ्रेंस के गीत गा रहे, मैं आपको आज लिख के देता हूं, आने वाली सरकार अगर बीजेपी के नंबर्स बराबर नहीं हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें पार्ट होगी। मैं आपको लिख के देता हूं, जो भी खून रेजी कश्मीर के अंदर हुई उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी कोई गुनहगार है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद PDP जरूर है, उसके बाद अल्ताफ बुखारी है, क्योंकि अल्ताफ बुखारी वाज पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय महबूब मुफ्ती विद अलायंस विद बीजेपी, और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब तब बीजेपी के पार्टनर थे। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। आपने एक संगीन इल्जाम लगाया कि मैं लिख के देता हूं कि आपको बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी। मैं कह रहा हूं ना, मनीष सिसोदिया ने कौन सी गलती की? डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं, उसने कौन सी गलती की? उसने ये क्या ये उसकी गलती है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है? उन गवर्नमेंट स्कूलों से जहां से एक चपरासी भी नहीं बनता था, आज वहां से IIT के क्वालिफायर्स निकल रहे हैं, आज नीट क्वालिफाई करते हैं, आज एम्स में वहां से बच्चे जा रहे हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल से। उसको जब जेल में डाल सकते हैं तो फारूक अब्दुल्ला साहब पे तो इतना बड़ा इल्जाम है कि क्रिकेट स्कैम उन पे नहीं है, इतने स्कैम इन लोगों ने नहीं किए, इसको अंदर क्यों नहीं डाला अभी तक? इसको अंदर तो क्यों नहीं डाला अभी तक? तो पर्दे के पीछे कुछ है तो और क्या, पर्दे के पीछे नहीं है तभी तो बाहर है। पर्दे के पीछे कुछ नहीं होता तभी तो बाहर है। महबूबा जी को महबूबा जी किसने बनाया? किसने बनाया उसको? कौन जानता था उसको? बीजेपी ने बनाया। ये तो चट्टे पट्टे इन्हीं के हैं। लेकिन आदिल, आप कह रहे हैं कि इन सबको निकाल दो, फारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को, आज़ाद को, सारे जो लोग हैं, बुखारी को, सजाद लोन को, तो आप कह रहे हैं इन सबको निकाल दो तो होगा क्या? आम लोग किस पे भरोसा करें ये तो बताएं। आम लोगों को पहली बात, सबसे पहले विदाउट हिपोक्रेसी आप बता। हिपोक्रेसी के बगैर ही मैं कह रहा हूं, आम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? खुद पे भरोसा करना है। उनको खुद पे ही भरोसा पहले नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं, जब तक आप उस लायक नहीं बनेंगे, कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, हो जिसके जवान में खुद ही सूरत फौलाद, उसमें उसको ना बिल्कुल किसी चीज की शमशीर की जरूरत उसको बिल्कुल नहीं पड़ती है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी लाठी की उसको जरूरत नहीं है। अपने जवानों को फौलाद से ज्यादा मजबूत बनाओ। तो आपको किस चीज की जरूरत? मैं कहता हूं हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं ना, हमारे बड़े बड़े आलिम हैं ना, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे बताइए, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया हमें? हमारे सहाबा कराम ने हमें क्या सिखाया? स्टेट्स को खिलाफ लड़ना है, आप चुप करके बैठते हैं। ये स्टेट्स को खिलाफ लड़ना हो गया। स्टेट्स को आपके दीन को मिटा रहा है, आपकी मस्जिद को रोजों बंद कर रहा है, आपके नौजवान को इससे मिटा रहा है, आपके मुस्तकबिल को खत्म कर रहा है। आज शर्म आती है मुझे जब मैं देखता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट से आवाज आती है कि RSS का ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएगा, वो ये बन गया, या इस मोर्चा का है, वो उस मोर्चा का है। तो आपको लग रहा है ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी और ये खामोश मिजाजी ठीक नहीं? खामोश जब तक आप रहेंगे तब तक आपको फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सजाद गनी लोन, महबूबा जी और अल्लाह बुखारी जैसे लोग लूटते रहेंगे और उसके जिम्मेदार लेकिन आप खुद होंगे, क्योंकि आप इनको लूटने देते हैं। मुझे आप बताइए, पिछले 4-5 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-3 MP हैं। 3-3 MP में पहले देखो एक MP की अटेंडेंस होगी, वो मैं कहता हूं जस्टिस हसनैन मसूदी साउथ कश्मीर से जो MP है उनकी अटेंडेंस वहां है। बाकी जो 2 MP है उनकी अटेंडेंस तक वहां नहीं है। वो क्या बोलेंगे? आप MP नहीं थे, आप वहां लड़ नहीं सकते। असदुद्दीन ओवैसी एक MP जिंदा मुजाहिद की तरह हर दिन लड़ता है कश्मीरियों के लिए, जबकि उसको कोई वास्ता नहीं है सरजमीन से। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जो कि RJD के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज सीनियर प्रोफेसर हैं, मैंने उनके अंडर पढ़ा है। जब वो लड़ सकते हैं तो हमारे लीडर क्यों नहीं लड़ सकते हैं?
इनको ये मानते हैं, इनको पता है ये डकैत हैं, चोर हैं, इनको पावर दिखाओ, इनको पैसा दिखाओ, ये उधर ही भागते हैं। इनको कश्मीरी कौम से लेना देना नहीं है, बीजेपी समझ चुकी है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आपने, ठीक है, लोगों ने चुना इनको, लोगों ने अकबर लोन को भेजा, हसनैन मसूदी को भेजा, अब लोग एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको लग रहा है हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ये आम इंसान का क्या होगा? आम इंसान को तो मैं कह रहा हूं ना, आम इंसान को अपने आलिमों से राब्ता करना होगा, अपने आप पे भरोसा जताना होगा, उनको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये जंग जो है कश्मीर की, ये जो लड़ाई है, ये नौजवानों की लड़ाई, और नौजवानों को ये लड़नी पड़ेगी। इसमें कोई बुजुर्ग फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं लड़ सकता है, इसमें कोई महबूबा जी नहीं लड़ सकती है, इसमें कोई सजाद गनी लोन साहब आपको नहीं लड़ सकता। आपको नौजवानों को खुद ये जंग लड़नी होगी, क्योंकि ये जंग है, और जिसने हमारे नौजवानों को गोलियों का शिकार बनाया, ये वो जंग है जिसने हमारा मुस्तकबिल खत्म किया, ये वो जंग है जिसकी वजह से आज बाहर के लोग जमीन पे हमारे कब्जा कर रहे हैं, ये वो जंग है जिसकी वजह से आज बाहर के लोग हमारे हर दफ्तर पे बॉस बन के बैठे हैं। ये वो जंग है, उस जंग को हमें खुद लड़ना होगा और खुद हमें इख्तिदार में आना होगा, तब जाके हम इनको सबक सिखा सकते हैं। जब आप इख्तिदार में नहीं आएंगे, जब आप इस जंग को नहीं लड़ेंगे, जब आप मुझे बोलिए यहाँ 90% जो अवाम है, मैं मानता हूं, नहीं मानती वो इलेक्शन को, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वही है, आप खुद ही पहले हार मानते हैं। अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? अगर आप इसमें नहीं जाएंगे, इस तरीके से कोई रास्ता नहीं निकालना चाहेंगे, तो अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? आपने बाकी जितने अल्टरनेटिव थे, आपने गोली वाला अल्टरनेटिव देख लिया, तो लाखों नौजवान बेचारे कब्रों में, लाखों हमारी माएँ आज भी इंतजार में कब उनका बेटा आएगा, लेकिन वो तो कब्र के अंदर है, 2.5 गज में नीचे के वो दफनाया गया है। हजारों माएँ आज भी इंतजार है, उनके बेटे यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के जेल से कब छूटेंगे? तो उसका जवाब कौन देगा? आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं आवाम की, मैंने बहुत महीने में साइलेंट था, लेकिन पूरी एनालिसिस मैंने की। आप नहीं बिलीव करेंगे शायद साहब, जब हमने लास्ट टाइम जंतर मंतर पे अभी प्रोटेस्ट रखा था, मैं और वकार साहब और भी लोग थे, अंगद सिंह खालसा साहब, बड़े बड़े जितने भी जिनको हमने बुला हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास मौजूद है प्रूफ, मैंने सबको लेटर लिखा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेटर लिखा, सबको लेटर लिखा, आप आइए ज्वाइन कीजिए। मैं आज भी कहता हूं, अगर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जंतर मंतर पे जाके बैठती है, सजाद गनी लोन साहब, अल्ताफ बुखारी साहब जंतर मंतर पे 1 महीने बैठते हैं, आर्टिकल तो दूर की बात है, जो आप मांगते हैं वो भी मिलेगा। तो क्यों नहीं बैठते हैं? इनको पता है हम चोर हैं, हमें रात को जेल में डाला जाएगा, ये डरते हैं ना, क्योंकि चोर हमेशा डरता है। चोर को जब चोरी करने जाता है ना, उसको तब भी डर रहता है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इतनी होशियारी बरतता है। अब इन्होंने ऑलरेडी चोरी की है, अब इनको लगता है कि चोरी तो हमने की है, अब इन्होंने कैमरा लगा के रखा था। जो भी यहाँ पे डकैती हुई ना, जो कुछ भी यहाँ हुआ, उसमें दिल्ली की चाहे कांग्रेस की थी या बीजेपी, उन्होंने यहाँ वीडियो कैमराज ना, सीसीटीवी कहते हैं ना, मॉडर्न सीसीटीवी, तब से 90 से लगा के रखे थे, उनको सब पता है, इनका काला चिट्टा सब पता है, इनको पता है रात को जेल में डालेंगे। तो यही तो हालात है। अब कौम को खुद समझना होगा, खुद सुधरना होगा। और मैं आज कहता हूँ ना, आप निकालो इनको, बाहर निकालो लाल चौक में, और सबके हाथ में कुरान दो और कसम कराओ इनसे और एफिडेविट लो इनसे कि अगर कल कोई इलेक्शन जीते हैं तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बाय दिस वे और दैट वे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं आपको आज ही लिख के देता हूं, ये लोग जीतेंगे, उन्हीं के साथ जाएंगे। अगर इलेक्शन से पहले कुरान पे हाथ रखा तो फिर इलेक्शन के बाद वैसा ही, क्या आपको लग रहा है वैसा भी हो सकता है? तो फिर मुर्तद हो गए ना सीधे। तो तब हमारे आलिमों को आगे आना चाहिए ना। जो काम इस्लाम में अलाउड नहीं है, ओपन क्रिस्टल क्लियर कुरान और हदीस से साबित है, हमारे आलिम तब भी चुप बैठते हैं। उनको याद तब आता है जब आदिल नज़ीर खान, जिसको, तो आपको लग रहा है कि आपने उलमा की बात की कि यही खामोश मिजाजी फिर से एक गुनाह की शक्ल में? उनको, हमारे उलमाई किराम, मैं इज्जत करता हूं, मैं बार बार मैंने नारा लगाया है, जब तक हम उनको नहीं पकड़ेंगे तो हमें सही रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछ, मैं नाराज हूं, बिल्कुल अपनी नाराजगी जताना चाहता हूं। मुझे आप बताइए, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया हमें? इस्लाम का बुनियादी रुकन जो है ना, वो यह है, स्टेट्स को वो होता है जो जुल्म करता है अवाम, आम इंसान पे, जहां पे हमारी माओ बेटियों की इज्जत पे हाथ हो, उसके खिलाफ आपको खड़ा होना है। तो आप तो बोलते ही नहीं है बात। यहाँ जो चीज़ अलाउड ही नहीं है, वो सारे एक चीज़ करते हैं। क्या वो फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं राम सबका है? भाई मुझे बताइए, कौन सा कुरान हदीस आपको इजाज़त देता है? आपकी मैडम जाती है उधर, कौन सा? मैं मानता हूँ हर धर्म की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरा धर्म कहता है रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन देयर रिचुअल्स, in their practices, and they cannot participate in our religious practices. This is what religion says. तो कम से कम इसकी तो ख्याल रखिए ना कि उस टाइम आलिमों को, छोटे छोटे बंदे से, आदिल से गलती होगी, आदिल एक बेचारा छोटा बंदा है, लाइल्म बंदा है, इसको लाइल्मी से अगर कोई गलती हो जाए तो 1000 आलिम पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब ये बड़े बड़े तुर्रम खान, जब बड़े बड़े ये डकैते गलतियां करते, इनको कोई कुछ नहीं पूछता है। यह आलिमों की जिम्मेदारी है। अगर आज वो इस कौम को नहीं जगाएंगे तो कब जगाएंगे?
कब जगाएंगे हमें बताइए ना। आप कहते हैं हमें मत लड़िए, आप आइए हमारे पास, हमें बोलिए, मैं आपका जूता उठाने के लिए तैयार हूँ। मौलाना रहमतुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं, जमहूर उलमा के मुहतमिम हैं, जितने भी सारी जमातें उनके आलिमों के हेड है वो, मैं उनका जूता पकड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके जूता पकड़ने के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रास्ता तो बताइए। आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, आपको अल्लाह ने इतना, मौलाना मुश्ताक वीरी साहब कितने महीने से जेल में है, मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब कितने महीने से जेल में है। अब हमारे लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए तो निकलते। उन्होंने कौन सी खता की थी, वो तो दीन की मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कौन सा घर बनाया था, उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी बनाई थी इन डकैतों की तरह। आप तो उनके लिए भी नहीं निकले। इस कौम को खुद जागना पड़ेगा और इनसे रब्ता करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई रास्ता इस कौम के पास नहीं है, वरना ये कौम डूबती जा रही है और वो वक्त दूर नहीं है जब ये कौम पूरी डूब जाएगी। और यहाँ हमारी हालत जो हिटलर ने ज्यूज के साथ किया था उससे बदतर हमारी हालत हो जाएगी। आदिल साहब, आखिरी सवाल है मेरा, चूँकि जब आप जैसे लोग या लाइक माइंडेड आप जैसा ग्रुप लोगों के पास जाता है, अपनी बात रखता है तकरीरों के ज़रिए, अपनी स्पीच के ज़रिए, लेकिन फिर लोग एतमाद और एतबार नहीं देते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि तब्दीली कैसे फिर आएगी? देखिए, एक बात आपको ज़रूर समझनी होगी, हमारा हमसाया मुल्क जो है वहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वो इस कौम के लिए सबसे बड़ी नसीहत है, इबरत है, सबसे बड़ी नसीहत है इस कौम के लिए। इमरान खान जो वर्ल्ड कप भी उस मुल्क के लिए जिताता है, उसका एक बड़ा नाम होता है, फिर भी उसको 22 साल लगते हैं इख्तिदार में आने के लिए। वो जब आता है तो 3 साल में उसको हटाया जाता है, क्योंकि वो एक रास्ते पे था, वो एक। अब यही है कि कठिनाई उसी को आती है जो सच्चाई वाले रास्ते पर था। मुझे पता है मेरी आवाम बहुत देर कर देगी मुझे समझने में, मुझे एक्सेप्ट करने में, लेकिन मैं तैयार हूँ। फिर मैं अपने आप को कौन सा लीडर मानता हूँ? मैं तो तैयार हूँ। मैं कहता हूँ मेरा ये आने वाला इलेक्शन ही मेरा नहीं है, मैं बात ही नहीं करता हूँ इसकी। मैं किस इलेक्शन की बात करूँ जिससे मैं अपने माँ बेटी की इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता, जिससे मैं अपने बच्चे के रोज़गार की कोई गारंटी नहीं ले सकता? उसको क्या करना है उस इलेक्शन को? अपने कौम को बचाइए, इस कौम की इज्जत को पहले बचाइए। आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में केस है, किसने केस पे मेहनत की? कौन जाता है, कौन देखता है उस केस को? हम 2-4 लड़के ना देखे उसको, वरना वो डस्टबिन में कब का डाला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वकील भी किया वहाँ पे। कौन वकील है? आते कहाँ है, कहाँ इनके वकील? मुझे बताइए ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटिशन वहाँ है, लेकिन वो एक बंदे की वजह से, वो एक बंदा इनका, मैं मानता हूँ जो काम करता है, वो जस्टिस हसनैन मसूदी है, वो अगर ना देखेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पिटिशन ही नहीं कहीं, वो है ही नहीं कहीं, किस्सा ही नहीं है उनका। सजाद गनी लोन साहब ने सबसे बड़ा वकील करके रखा है। राजीव धवन साहब हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है इस वक्त जुडिशरी में, उसने वो वकील करके, लेकिन रिजल्ट क्या है? कभी कोई अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं करता है। ये धोखा दे रहे हैं इस कौम को, मैं कह रहा हूँ धोखा दे रहे हैं, और ये धोखा देते रहेंगे। ये कभी भी नहीं इस कौम के, जब ये अपने दीन के नहीं मिले, जो अपने रब का नहीं हुआ, तो वो इस कौम का कैसे होगा? मैं तो बार बार ये कहता हूँ, जब ये उस रब के नहीं हुए जिस रब ने इनको, जिस रब की वजह से हमारा ये दुनिया और आखिरी दुनिया है, जब हम उसके नहीं हुए तो उसका ये लोग अपनी कौम के कैसे होंगे? इसलिए इस कौम को समझना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी होगी और उनको देखना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, हक क्या और बातिन क्या है, ये उनको समझना पड़ेगा। चलिए आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे आदिल नज़ीर, जिनका ताल्लुक़ शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग इलाके से है, और इन्होंने कई एक अहम बातें इस प्रोग्राम के दौरान, इस इंटरव्यू के दौरान मुझसे की। इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोगों को समझना चाहिए कि डाकू और अच्छे इंसान में फ़र्क करना, उन लोगों में फ़र्क करना जिन्होंने गुज़श्ता कई दहाइयों से लगातार जम्मू कश्मीर के हर इंसान को धोखे में रखा, जो जम्मू कश्मीर की साख्त के साथ साथ जम्मू कश्मीर के एक आम इंसान का जो तहफ़्फ़ुज़ था, ख़ासकर आर्टिकल की बात करें या दीगर जो इंसान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी हिफाजत ना कर सके, तो वो आज किस चीज़ की हिफाजत करने का नारा दे रहे हैं, यह आदिल नज़ीर का कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।